हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। 17 दिसंबर, हाँ। तो आपके पास टाइम तो एक ही दो दिन का बचा हुआ है। कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, थ्योरी से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपका। ओके, आइए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होता क्या है भाई? द डिटर्मिनेंट, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग डेफिनेशंस पूछते हैं और साथ ही साथ डेरिवेशंस पूछते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, हर न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो आप फोकस करिए थ्योरेटिकल पे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए टाइम आपके पास बचा है नहीं है। ओके, अभी समझाते हैं क्या बोल रहे हैं ये। क्या है, आइए बताते हैं आपको। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स डिनोटेड बाई मॉड ए। मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, विच इंडिकेट्स वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल और नॉट। डिटर्मिनेंट का काम क्या है भाई? डिटर्मिनेंट का काम मैट्रिक्स को सपोर्ट देना है। एक मैट्रिक्स होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट अभी देख लीजिए, मैट्रिक्स आगे आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है? ये मैट्रिक्स का एक स्केलर वैल्यू देता है जो ये दिखाता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है या इन्वर्टेबल नहीं है। अब इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स दिया है, उसका ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो उसको इन्वर्टेबल बोलते हैं, अदरवाइज उसको इन्वर्टेबल नहीं बोलते। ओके, आइए मैं आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ, शायद आपका मदद करे और शायद आपको हेल्प मिले। देखिए, डेफिनेशन इतनी ही है इनकी, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन इतनी ही है। अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3, 4, तो देखिए जो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रो, और जो ऐसे ऐसे है इसको बोलते हैं कॉलम। तो आप किसी एक रो को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 1 को पकड़ा। अब आपको करना क्या है, जब आप 1 को पकड़ेंगे तो देखिए इसका रो ये, इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है, इनको भूल जाइए। बचा कौन? 4 को पकड़िए। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, आप कोई भी रो पकड़िए, पहले एक काम कर दीजिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। 1 के साथ प्लस का साइन, 1 को छोड़ा, 4 बचा। फिर उसके बाद माइनस का 2 लगाएंगे, इसका रो छोड़ा, इसका कॉलम छोड़ा, बचा क्या आपके पास? 3। क्या हो गया? 4 1 का 4, 3 दूना 6, वैल्यू क्या आ गई? -2। ये हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। एक एग्जांपल और समझिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए 3 4 5 6। पहला काम क्या करना है? प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, मैं इसको लेके इस बार करता हूँ, यार कंफ्यूज मत होइए, एक ही ट्रिक सीखिए, समय कम है हमारे पास। इसको पकड़ा, 3 प्लस साइन के साथ, इसका रो छोटा, इसका कॉलम छोटा, बचा क्या? 6। अगला -4, इसका रो छोटा, इसका कॉलम छोटा, बचा क्या? खाली 5। 6 3 18, 5 चौका 20। आंसर क्या है? -2। ओके, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपकी। डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक डिटर्मिनेंट 3/3 का आता है, आइए ज़रा उसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। 3/3 एंड 2/2 का क्या मतलब? जब 2 रो हों और 2 कॉलम हो, उसको बोलते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट। जब 3 रो हो और 3 कॉलम हो, उसको बोलते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट।
आइए देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 3 2 1 2। अब मैं किसी एक रो को कॉमन लेता हूँ। कैसे मैंने पहले बताया था, आप क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसको कॉमन लिया, 1 को पकड़ा, 1 का रो 1 का कॉलम छूट गया, बचा क्या, 5 3 1 2। अगला -2, इसका रो छोटा, इसका कॉलम छोटा, क्या क्या बचा, 4 2 3 2। देखिए 4 2 3 2। ओके, अगला देखते हैं, +3, इसका रो छोटा, इसका कॉलम छोटा, क्या बचा, सिर्फ इतना बचा, 4 5 2 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 को ऐसे रखा, 5 को पकड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 को पकड़ा, इसका रो छोटा, इसका कॉलम छोटा, क्या बचा, खाली 2। इसका लिया -3, इसका रो छोटा, इसका कॉलम, क्या बचा, खाली 1। इसका ब्रैकेट सॉल्व, -2, ऐसे इसको करेंगे। 4 पकड़ा, इसका रो छोटा, इसका कॉलम, क्या बचा, खाली 2। इसको किया, 3 छूटा, -3, ये छूटा, क्या बचा, खाली 2। अगला +3 4 1 -5 2। सॉल्व करते हैं इसको, 5 दूना 10, 3 -2 4 दूना 8, 3 दूना 6, +3 4 -10 7 -4 प्लस माइनस साइन 6 6 18, वापस क्या बचा, 18 4 22 15, माइनस का 15 इसका आंसर हो गया। इस तरह से 3/3 के मैट्रिक्स सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मदद से। आइए अब हम लोग आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट में आपका 1-2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में इसके अलावा और कोई सवाल खास बनता है नहीं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ सकता है, उसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक टॉपिक होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर, is the maximum number of linearly independent rows or columns in the matrix। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी रो या जो भी कॉलम, जितने नंबर ऑफ रोज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसका रैंक कह देते हैं। अब इसकी एक ट्रिक होती है। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया इस टाइप का ऐसा, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया इसका रैंक क्या है। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, मॉड, डिटर्मिनेंट। आप क्या करेंगे, फट से इसको ABCD करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, A को रखेंगे, D को रखेंगे, -B लगाएंगे, C लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, D को रखेंगे, B को से। लास्ट जैसे हमने किया था 2/2 का मैट्रिक्स, मॉड A निकालेंगे। अगर मॉड A की वैल्यू 0 नहीं आती तो क्या बोल देंगे, इसकी रैंक है भैया 2। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ़ मॉड A 0 आ जाता है, ठीक है, एंड एटलीस्ट कम से कम 1 रो इज नॉट 0, ऐसे केस में क्या बोलेंगे, रैंक कितनी है, रैंक है 1। ओके, इफ ये भी 0 है एंड बोथ रोज और कॉलम्स आर 0, देन रैंक इज 0। ओके, क्या करेंगे आप, पहले एक डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, ये मैट्रिक्स का आपको पूछेगा रैंक बताइए, ठीक है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड A। मॉड A कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। मॉड A अगर वैल्यू 0 नहीं आती, अगर 0 नहीं आए तो रैंक कितना हो गया, 2। अगर 0 आ गई और एटलीस्ट एक रो उसमें ऐसा है जो कि 0 नहीं है, तो रैंक कितनी हो जाएगी, 1। अगर
ज़ीरो वैल्यू भी आती है, साथ ही साथ सारे के सारे रो, दोनों रो या दोनों कॉलम की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 0। ओके ठीक है, अगला देखिए। एक होता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। रैंक वाला जो आपने अभी सीखा है ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में शॉर्ट से लेके वेरी शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकता है डिटरमिनेंट देखिए कि रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, एक्सप्लेन करिए विथ एन एग्जाम्पल। तो आप एक मैट्रिक्स लीजिएगा, उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा और उसके बाद उसको बता दीजिएगा कि इनका रैंक है। एग्जाम्पल अगर मांगता है तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2 4। आइए ज़रा हम ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। प्लस माइनस 1 लगाया, 4 माइनस 2 2 2, 4 माइनस 4 कितना आया 0। डिटरमिनेंट कितना आ गया भैया मॉड ए 0। मॉड ए आने पे 0 क्या कहते हैं एटलीस्ट। अब हम क्या चेक करेंगे, एटलीस्ट 1 रो इज़ नॉट 0, एटलीस्ट 1 रो इज़ नॉट 0। यहाँ पे तो दोनों रो नहीं 0 हैं, कोई भी 0 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक 1। ओके ठीक है। अगला आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ये आपका अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। रैंक जो आपका था, रैंक वो आपका इंपॉर्टेंट में आएगा। इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट में ही आएंगे, बट उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ स्केलर दैट टेल्स हाउ मच अ वेक्टर इज stretched in a linear transformation। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, लैम्डा ठीक है। एक होता है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। मैथमेटिक्स के डेफिनेशन में आपको ज़्यादा उम्मीद लगा के ना पढ़ा करिएगा कि मैथमेटिक्स के इक्वेशन में आपको कोई फीलिंग आ जाएगी जस्ट बाय रीडिंग द डेफिनेशंस। ओके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस वाले सेशंस होते हैं, तो आपको रटना ही होगा। रटने का भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसकी PDF आपको अवेल करा दूंगा अपने वीडियो में, बस आपको डाउनलोड करके एक बार जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी आपको वीडियो व्यू करते रहना है, साथ ही साथ उसको देखते रहना है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, आइगन वैल्यू क्या होता है, अ स्केलर दैट टेल्स हाउ मच अ वेक्टर इज स्ट्रेच इन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोई भी वेक्टर, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाता है, मैट्रिक्स अपने आप में एक वेक्टर होता है, ठीक है। उस वेक्टर को लीनियरली कितना स्ट्रेच किया गया है उसके बेसिस पे बोला जाता है, वो उसके क्या है, आइगन वैल्यू है। आइगन वेक्टर क्या होती है, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होता है जो एक डायरेक्शन दिखाता है, डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ओके ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं जो कि आपको याद होने चाहिए और आपको आने भी चाहिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा उसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करके हमको बताइए। ओके, तो कैसे करेंगे आइए ज़रा दिखाते हैं आपको। एक मैट्रिक्स दे दिया 2 1 1 2। अब सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब आइए क्या होता है, a का मान कितना है भैया 2 1 1 2 माइनस लैम्डा आई क्या होता है 1 1 0 0। सिर्फ आपके डायगोनल मतलब तिरछे से आड़े में 1 लिखना है, बाकी सब जगह 0 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, क्या आएगा भाई 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस
लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 दूनी 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे होगा। अब इसको देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जस्ट अ मिनट, आइए अब देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 3 प्लस में है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 दो वैल्यू आएगी। ये जो आपका लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड 3 दो वैल्यू आई है, यही आपकी आइगन वैल्यूज़ में काउंट हो जाएगी। ओके, अब आइगन वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने की बारी आती है। आइगन वेक्टर आइए हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। अब आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले लैम्डा की 2 मान आई है, एक 1 आई है, एक 3 आई है। अब फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ता है आपको, सीधा काम, पहले ये कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 1 1 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लैम्डा का मान हम एक बार 1 उठाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया ये होता है। इसको सॉल्व किया, 2 1 1 2 माइनस 1 0 0 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुक जाइए। अब आपको एक सिचुएशन लगानी होती है, ऐसा लिखना होता है, इतना v के साथ मल्टीप्लाई जो 0 के बराबर होगा। ये जो v आपका है यही होता है आइगन वेक्टर। अब हमारा 2×2 का मैट्रिक्स था तो हम v को मान लेते हैं x y। अब यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, 1 1 1 1 x y इक्वल्स टू 0। अब आपको डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए, कुछ नहीं करना होता। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का x के साथ, इस 1 का y के साथ, फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 1 का x के साथ किया, x माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की सिर्फ 2 ही सिचुएशन पॉसिबल है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है 1 माइनस 1। ये हो गया आपका आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर हो गया आपका। ओके, ये हो गया पहला, जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 हम लेके चल रहे हैं तब। ओके, ठीक है। अब अगला सॉल्व करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। आइए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा ही निकालेंगे। a का मान है 2 1 1 2, क्वेश्चन में दिया था। लैम्डा का मान 3 लेके चल रहे हैं, 1 1 0 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 1 2 माइनस 3 0 0 3, एंड देन 2 में से 3 गया माइनस 1, 1 में से 1 0 गया 1, एंड देन 1 में से 0 गया 1, एंड 2 में से गया माइनस 1। अब ये हो गया a माइनस लैम्डा आई। अगेन a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। v को अगेन x y मान के हम लोग काम करेंगे। ओके, ठीक है। आइए रखते हैं, माइनस 1 1 1 माइनस 1 x y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व अप करेंगे, आपका आएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसे सिचुएशन में x इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू 1 ही पॉसिबल सिचुएशन है, तो आपका v इक्वल्स टू आ गया 1 1। ये हो गई आपकी सेकंड आइगन वेक्टर वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपका होता है सेकंड आइगन वेक्टर। सेकंड आइगन वेक्टर ये हो गया, फर्स्ट आइगन वेक्टर ये हो गया। लैम्डा आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू लैम्डा 1 एंड 3 आ गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, ठीक है। आपको मैं एक फंडामेंटल ट्रिक बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है
जो आपके दिमाग में याद रह जाए, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। जब भी एक मेमोरी ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक क्या है, जब आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी होगी, तब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और जब आपको आइगन वेक्टर निकालना होगा तब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के टर्म्स में। ओके, आइए अब आ जाते हैं हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन गेस्ड हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चंस आने की कोई चांसेस नहीं हैं। ओके, ठीक है। आइए, होमोजेनियस फंक्शन क्या है भैया? एक फंक्शन होगा f(x,y), इसमें अगर x की जगह dx रख दिया जाए, y की जगह dy रख दिया जाए, तो जो f(x,y) होगा वो बदल के बन जाएगा t की पावर n f(x, y) t की पावर x, y। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो अगर f(x,y) इक्वल्स टू दिया हुआ है x² + y², x की जगह पे tx रखेंगे, y की जगह पे dy रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो f(tx) एंड f(ty), x की जगह पे tx रखा, क्या बन गया t² x², ये बन गया t² y², t² कॉमन लेंगे x² + y², ये देखिए क्या f(x) ही है क्या, ठीक है। तो क्या बन गया t² f(x, y), ये बन गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे t की पावर n के रूप में t² मिल गया, f(x,y) की जगह f(x,y) मिल गया, तो ये इक्वेशन कैसी मानी जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन मानी जाएगी। ओके, चलिए बस होमोजीनियस इक्वेशन की इतनी ही कहानी है। अगली बारी कर लेते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा सर? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा प्रूफ करिए कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। x की जगह पे tx रखिएगा, y की जगह पे ty रखिएगा और उसको फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। एक होता है जैकोबियन। अब जैकोबियन क्या है भैया? जैकोबियन इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ partial derivatives of functions। ओके, जैकोबियन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। अब ये क्या बोल रहा है? ऐसा होता है इसमें u(v)(delta x y) del u(del x) del v(del y) del v(del x) del v(del y)। इसको इस तरह से इतना ही लिख के आना है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं आपके एग्जाम में। मोस्टली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैकोबियन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन del u(v)(del xy) del u(del x) del u(del y) del v(del x) del v(del y)। ओके, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि इसका एग्जाम्पल होता कैसा है, ठीक है। आइए, सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। देखिए u बराबर दे दिया x + y, v बराबर दे दिया x - y। आपको बताना है del u(v)(del x, y। क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? del u(del x) del u(del y) del v(del x) del v(del y)। अब ये del क्या है? इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ x वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, y वाले का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। x वाले का डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया, y वाला गायब हो गया। इसको किया, y वाले का किया, x वाला गायब हो गया, 1 आया। इसका किया, x वाले के साथ किया, 1 आ गया, y वाले के साथ किया, -1 आ गया। इसका कर रहे हैं प्रभु, एक बार इसका एक बार इसका। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या फर्दर सॉल्व करेंगे? +-1 को उठाया, -1 आया, -1 लगाया, +1 आया,
-1 के इक्विवेलेंट हो गया, इसको हम फर्दर कहेंगे। इसी तरह से जैकोबियन मैट्रिक्स आपकी सॉल्व होती है और इसी तरह से प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जाता है। ओके, ठीक है, चलिए अगला एक होता है ऑर्डर एंड डिग्री। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन हो गया, जैसे बोल दिया d2y/dx2 का स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको दे दी और आपसे पूछ रहे हैं इस इक्वेशन का ऑर्डर बताइए, साथ ही साथ डिग्री भी बताइए। तो देखिए ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या हो गया? सेकंड। और सबसे ज़्यादा ऑर्डर का ये है और इसकी पावर कितनी है? 2। तो ये इसका क्या हो गया? डिग्री। डिग्री कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। इस तरह से डेरिवेटिव्स का ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अब आगे क्या कहानी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st f ऑफ t dt। अब ये हो गया लाप्लास। अब एग्जाम्पल में ऐसे आ सकता है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ L ऑफ 1। इसको कैलकुलेट करिए। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे ये फॉर्मूला एक जैसा लग रहा है, ft की जगह बस 1 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे? हम L ऑफ 1 की जगह लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st 1 इंटू dt। ओके, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करते हैं वही चीज़ आ जाती है e⁻⁻st dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के पहले हम जानते हैं e⁻⁻st का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए e⁻⁻st dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/s e⁻⁻st। ओके, ठीक है। अब उसको यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। L ऑफ 1 इज इक्वल्स टू लिमिट लगा के -1/s e⁻⁻st लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1/s कॉमन है, इसको बाहर निकाला, अंदर में एक बार इन्फिनिटी रखेंगे e⁻∞ ठीक है, e⁻∞ यानी e⁻0। अब हमको ये पता है कि e⁻∞ की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो -1/s, अंदर बचा -1, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/s। तो एट द एंड हम ये लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s। ठीक है, चलिए अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस हाई हैं, तो आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, ध्यान दीजिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है L ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st f ऑफ t dt। ठीक है,
एल ऑफ 1 का हमको निकालना था। एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ ऑफ टी की जगह पे हमने 1 रख दिया। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करते हैं वही चीज़ आती है। हमको अलग से एक फॉर्मूला पता है कि e की पावर माइनस एस टी का जो इंटीग्रेशन होता है -1/s e की पावर माइनस एस टी होता है। एल ऑफ 1 की वैल्यू हमने रख दी -1/s e की पावर माइनस एस टी, लिमिट लगा दिया 0 से इन्फिनिटी तक। एक बार टी की जगह इन्फिनिटी रखा, एक बार टी की जगह पे 0 रखा। इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 का किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है। किसी भी चीज़ के पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। ये हो गया माइनस का 1 क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस ये माइनस और ये माइनस में इनके प्लस बना दिया, 1/s केवल बचा है आपका। और फाइनल आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s आ गया। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन पे। कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन क्या होता है? आइए भाई, कन्वोल्यूशन क्या होता है? कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन क्या होता है? अब f मल्टीप्लाइड बाई g का जो t होगा वो होता है इंटीग्रेशन 0 से t तक f ऑफ टाउ z t माइनस टाउ डी टाउ। इसको टाउ पढ़ते हैं, ताऊ नहीं है भैया, टाउ है। ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 दिया है, g ऑफ t इक्वल्स टू भी 1 दिया है। हम कैलकुलेट करते हैं f ऑफ जी t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t माइनस टाउ। क्यों? क्योंकि f ऑफ t 1 दिया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे टाउ रखेंगे तो भी 1 होगा, जी टी माइनस टाउ रखेंगे तो भी 1 माइनस टाउ ही होगा। यहाँ पे डी टाउ बचा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 हुआ। ये आपका टी दिया हुआ है। अब क्या हुआ, टी की जगह पे टाउ रखा, कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं बदला। यहाँ पे टी था तो यहाँ पे टी था, यहाँ टी माइनस टाउ है तो यहाँ टी माइनस टाउ हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया, टी स्क्वायर बाई 2 आ गया आंसर। ओके, चलिए अब हम अगला आगे बढ़ते हैं अपने प्लेनर सिस्टम की तरफ, प्लेनर ग्राफ की तरफ। अब प्लेनर ग्राफ क्या होता है? ऐसा कोई भी ग्राफ जो किसी प्लेन में लाई करता है। प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई एक्सिस। अब प्लेनर ग्राफ क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेनर ग्राफ आखिर होता क्या है? ओके, ठीक है। देखिए, ये आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेन में है, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस मानूं तो क्या ये उसमें लाई कर जा रहा है? बिल्कुल लाई कर जा रहा है, इसीलिए इसको प्लेनर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, लेकिन क्या ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है? नहीं। इसमें देखिए y एक्सिस भी है, x एक्सिस भी है, साथ ही साथ z एक्सिस भी है, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, साथ ही साथ चौड़ाई भी है। 3D स्ट्रक्चर कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए आइए, प्लेनर ग्राफ क्या होता है? प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ की आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्लेनर ग्राफ होता क्या है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट any edges crossing each other is called as a planar graph। क्या चीज़ है भाई ये? अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग ईच अदर इज नोन एज प्लेनर ग्राफ। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया जाए, यह इसी प्लेन में उपस्थित है। इसमें 3 भुजाएं हैं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3। वर्टिसेस इनको बोलते हैं, ये हैं एजेस, ये हैं एजेस, इनको बोलते हैं वर्टिसेस।
वर्टिसेस, ओके, 3 वर्टिसेस एंड 3 एजेस हैं इसमें। एक ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस एज वेल एज 3 एजेस होते हैं, वर्टिसेस एंड एजेस। एग्ज़ाम में आप इसको सिर्फ वी और इसको सिर्फ ई लिख करके भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको सही माना जाता है। यह एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्यूब एक प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, क्यूब एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। क्या एक सिलेंडर प्लेनर स्ट्रक्चर है, सिलेंडर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। क्या एक सर्कल प्लेनर स्ट्रक्चर है, यस। क्या एक स्फीयर है, क्या स्फीयर आपका नहीं है। सर्कल एंड स्फीयर में क्या अंतर है, आपने अंगूठी देखी होगी, अंगूठी एक सर्कल होता है, आपने एक बॉल देखा होगा, बॉल एक स्फीयर होता है, ओके, ठीक है। चलिए आइए यूलर्स फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अब यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन आना चाहिए। देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2। अब ये v क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये है नंबर ऑफ एजेस, ये है नंबर ऑफ फेसेस। कोई भी स्ट्रक्चर इस दुनिया में जो उपस्थित है वो यूलर थ्योरम को फॉलो करता ही करता है। अब यूलर थ्योरम को फॉलो कैसे करेगा, यूलर थ्योरम को फॉलो करने के लिए अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, ये है आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है। नंबर ऑफ वर्टिसेस 3। एजेस, भुजाएं कितनी हैं, ये और नीचे भुजाएं कितनी हो गई, 3। अब फेस क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपकी गोल चक्कर घुमा देती है। फेस का मतलब होता है इसके कितने चेहरे हैं, एक चेहरा ये पीछे है, एक चेहरा ये आगे है, तो इसके फेसेस कितने हो गए, 2। अब इस फॉर्मूले में रखने की कोशिश करते हैं। 3 माइनस 3 प्लस 2 कितना आया, 2 ही तो आया। देखिए सिद्ध हो गया। आइए एक एग्जाम्पल से और आपको समझाते हैं क्यूब के माध्यम से। क्यूब क्या होता है भैया, एक घनाभ क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूब, क्या यह आपको एक क्यूब की संरचना में दिख रहा है, क्या यह आपको क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल यह क्यूब है। आइए ज़रा क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब में वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। देखिए वर्टिसेस, फेसेस। अब अगर कोनों की बात करें, वर्टिसेस मतलब होता है कोना, कितना कोना है, 1 2 3 4, नीचे 4, ओवरऑल 8 कोने हो गए इनके। भुजाएं कितनी हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 12, ओवरऑल 12 भुजाएं होती हैं इनके पास, ठीक है, 12 भुजाएं हैं। अब फेसेस कितने हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कहानी बनती है इंटरेस्टिंग। एक क्यूब में कितने चेहरे हैं, 1 चेहरा, 2 चेहरा, 3 चेहरा, 4 चेहरा, 5 चेहरा और 6 चेहरा, ओके। तो फेसेस कितने हो गए हमारे पास, 6। अब इस फॉर्मूले में रखने की कोशिश करते हैं। 8 माइनस 12 प्लस 6, 8 में से 12 गए, माइनस का 4 प्लस 6 बराबर 2। देखिए 2 ही आया क्या। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको यूलर थ्योरम लगेगा ही। यहाँ पे आपका शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का समापन होता है। और अगले कुछ वीडियोस में हम लोग डेरिवेशंस की बात करेंगे और जो प्रूफ करने वाली थियरीज़ हैं हमारे कुछ बुक्स में कि इनकी डेरिवेशन क्या है, जैसे लेबनीज़ क्या है, लाप्लास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, डिटर्मिनेंट के मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और यहीं इसी के साथ ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।